चलिए, आज का पेपर 6 फरवरी का ही है। पर्यावरण चलेगा और साथ में हिंदी भी चलेगा, दोनों साथ में एक साथ किया जाएगा। और अच्छे तरीक़ा से टैग वर्ड जितना भी आप लोग को मिला है नेगेटिव पॉजिटिव लगा करके फटाफट कर लेना है क्लास। प्रथम प्रश्न है, सुनिएगा ध्यान से, कि निम्नलिखित में वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिल के बना है। वो कौन सा है? एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बनने वाला कौन है? तो मणिपुर और जम्मू कश्मीर। ठीक है, उत्तर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत के तीन समुद्रवर्ती राज्य का नाम बताना है जो समुद्र के किनारे है। कौन कौन होगा? तेलंगाना, महाराष्ट्र और उड़ीसा बोला जा रहा है, तो तेलंगाना समुद्र किनारे नहीं है, ये गलत हो गया ऑप्शन। बी ऑप्शन देखिए, झारखंड आपको समुद्र किनारे नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। सी है असम, ओडिशा, असम जो है वह समुद्र के किनारे नहीं है, ये भी गलत हो गया। त्रिपुरा, केरल और आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा जो है वह समुद्र किनारे नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है सही, कोई ऑप्शन सही नहीं है इसमें, टोटल ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो समुद्र किनारे पूछता है तो इसमें तो कोई है नहीं, तो इसको नहीं मारेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, देखिएगा, कहता है मध्य प्रदेश के 3 निकटवर्ती राज्य का नाम बताइए। माने मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य कौन सा है? तो गुजरात है, महाराष्ट्र है और छत्तीसगढ़ है। ये तीनों राज्य जो है वो मध्य प्रदेश से क्या हुआ है? सटा हुआ राज्य है। कोई दिक्कत नहीं ना है? इसके लिए आपको नक्शा पता होना चाहिए, कौन सा राज्य किस राज्य से सटा हुआ है, इसको रटना पड़ेगा आपको। ठीक है, नहीं तो नक्शा का ज्ञान है तो ठीक है। आइए 64 पर आइए, और ये बनाने वाला प्रश्न हम बोर्ड पर करा देंगे, इसको छोड़ते हुए आइए डायरेक्ट 66 नंबर प्रश्न पर। 66 कहता है कि नीचे दिए गए राज्यों के पहाड़ों एवं जंगलों में लोग झूम की खेती के तरीके अपनाते हैं। कहाँ के लोग झूम के खेती करते हैं? तो मिजोरम के लोग झूम के खेती करते हैं, आपका उत्तर यहाँ बी पर जा रहा है। ठीक है, झूम के खेती बोलते हैं वैसा खेती है ना जिसको माने एक बार फसल लग गया तो कुछ दिन तक उसको छोड़ दिया जाता है ना, या उसी में गिरा करके उसको जला दिया जाता है, जो भी अवशेष बच जाते हैं, वो झूम की खेती होता है। ये कहाँ पर चलित है? मिजोरम में। आइए अगले प्रश्न पर। मिजोरम राज्य है, भारत का राज्य है। चलिए अगला प्रश्न, हमारे देश में पाए जाने वाले अति सामान्य पक्षियों का वह युगल चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और जो हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना अधिक से स्पष्ट देख सकता है। कौन है? चीलबाज गिद्ध, अन्यथा इसमें चीलबाज दिया हुआ है तो हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी पर। ठीक है, अगला है, मच्छर द्वारा फैलने वाला 2 रोग का समुच्चय माने जोड़ा बताना है। 2 रोग बताइए जो मच्छर से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। इसमें मलेरिया छोड़ दिया है, इसमें क्या कर दिया? डेंगू और चिकनगुनिया वाला मारेंगे। ठीक है, चलिए। हैजा पूछेगा क्या चीज़ से होता है? तो दूषित पानी से। कैसा पानी से? दूषित पानी से होता है। अगला प्रश्न कहता है कि दिल्ली राज्य क्षेत्र के मानचित्र के एक कोने में नीचे दिया गया पैमाना छपा हुआ है। पैमाना दिया है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना दिया है? 960 मीटर। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि 39.8 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा? तो आपको करना है 960 गुने क्या कर लेना है? 39.8 करके और 1000 से भाग कर लेना है। ठीक है,
तो भाग करेंगे तो आपका उत्तर जो आएगा 38 के लगभग में आपका उत्तर आ जाएगा, 38 के लगभग में आएगा। हाँ 960 क्या करेंगे, 960 गुने 39.8 बटा 1000 करेंगे तो लगभग आपका उत्तर 38 पर चला जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और काफी मजेदार प्रश्न है। प्रश्न कहता है, सुनिएगा, कि पहाड़ी क्षेत्र किसी लकड़ी से अपने राज्य के अधिकांश घेरों के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया गया है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, हमारे यहाँ वर्षा बहुत होती है और हिमपात भी होता है। जब ठंडा अधिक हो जाता है तो धूप में बैठना अच्छा लगता है। ये ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी आपसे पूछ दिया कि धूप में बैठना अच्छा लगता है, क्या उत्तर होगा? नहीं, लद्दाख नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश। धूप में बैठने की बात जैसे ही करेगा, बर्फ पड़ता है लेकिन धूप में बैठना अच्छा लगता है, हमेशा उत्तर हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है कि डल झील हमारे देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इस झील में हाउस बोट, उनमें लोग रहना पसंद करते हैं, तो वे शिकारा में बैठकर चप्पू चलाना चाहते हैं। शिकारा क्या है भाई, ये पूछा जा रहा है आपसे। शिकारा बताइए क्या है? एक नाव का प्रकार है, छोटी नाव, वो शिकारा बोलते हैं। ठीक है, यह झील जिस शहर में है उस शहर का नाम बताइए। डल झील कहाँ है? तो डल झील जो हो जाएगा श्रीनगर में है, उत्तर आपका डी पर। नेक्स्ट है कि मच्छर प्रायः हमें परेशान करते हैं, अंधेरे में भी वे हमें ढूंढ सकते हैं, किसके कारण? हाँ, जो पैर का जो तलवा होता है, पैर का जो तलवा होता है उसके गंध के कारण मच्छर जो होता है हमको पहचान लेता है। आपका उत्तर डी पर जाएगा। अगला है 73 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न दिया है कविता के अनुसार। कविता है कि कूटी जाती पीसी जाती, भोजन तीखा खूब बनाती, खाने में ज़्यादा होने पर मुंह से निकले शीशी, है ना, आँख और नाक से निकले पानी, याद दिला दूँ नानी, सोचो कौन हूँ मैं? बताइए हो क्या है? कौन होगा? लाल मिर्च। कान नाक मुंह से सबसे पानी निकाल देगा खाने के बाद। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कूट है और कूट को ध्यान से करना पड़ेगा। प्रश्न है कौन सा कथन सही पूछ रहा है, किसके बारे में? तो राजस्थान में रेगिस्तान इलाका में पाया जाने वाला खेजड़ी के बारे में बताना है कि कौन सा कथन खेजड़ी के बारे में क्या है, सही जा रहा है 74 का। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि इस वृक्ष को उगाने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बात सही है। यह वृक्ष बहुत उपयोगी है और इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती है और इसके फलों को खाना पसंद करते हैं, ये भी बात सही है। सुनते चलिए ध्यान से। सी ऑप्शन है, इस वृक्ष की लकड़ी को शीघ्र ही कीड़ा लग जाता है, गलत बात है, खेजड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। और डी बोला कि यह छायादार वृक्ष नहीं है, ये गलत बात है, खेजड़ी छायादार है, इसी के छाया में बच्चा खेलना पसंद करता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। अगला है कि जानवर इस वृक्ष की पत्तियां को खाना पसंद करते हैं, बात सही है। ठीक है, उत्तर आपका होगा ए, बी और ई, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के लिए तैयार है और आप सभी अच्छे तरीका से, इसके बाद पेडागोजी 76 नंबर से शुरू होगा। टैग वर्ड का प्रयोग करना है, नेगेटिव का प्रयोग करना है, कॉपी खोल के रखना है 76 से, ताकि कोई भी चीज़ मैं बताऊं तो उसको नोट कर लेना है। कहता है निम्नलिखित में वह राज्य चुनिए जहां के लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। कहाँ के लोग? गोवा के लोग नारियल के तेल में पका हुआ मछली खाना पसंद करते हैं। अब पूछेगा सरसों के तेल में कहाँ?
बताइए। सरसों के तेल, हाँ सरसों के तेल में जम्मू कश्मीर के लोग मछली खाना पसंद करते हैं। आइए, पेडागोजी शुरू हो चुका है और अच्छे तरीका से फिर से बोल रहा हूँ मैं, टैग वर्ड ध्यान में देखकर, और आप लोगों को जवाब पता है तो जरूर बताइएगा। प्रश्न कहता है, सुनिएगा, कि पर्यावरण अध्ययन ज़्यादा प्रभावशाली होगा यदि शिक्षक, भाई शिक्षक क्या करेगा तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। फर्स्ट बोला विषय में परंपरागत होगा, शिक्षक ने उद्देश्य पाठ को प्रारंभ में ही बता दिया, क्या गलत है इसमें? ही लगा दिया, ये गलत है। विभिन्न अर्थपूर्ण और महत्वपूर्ण सीखने के साधनों का प्रयोग करना, ये क्या सही है? हाँ, तो विभिन्न वाली बात ठीक होता है, और इसमें क्या लगा हुआ है? अर्थपूर्ण लगा हुआ है, इसलिए आपका उत्तर चला जाएगा सी पर। और डी क्यों नहीं हुआ? तो डी वाले ऑप्शन में क्या है? दत्त कार्य है। क्या है? दत्त कार्य। होमवर्क आपका ऑप्शन गलत होता है, होमवर्क वाला। सबसे बेटर आपका हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न है, और 77 नंबर प्रश्न कहता है, सुनिएगा, पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत करने की आवश्यकता क्यों है? बताइए। 77 का उत्तर ए, क्योंकि बच्चा खंडित बातों के बजाय संपूर्णता में बातों को आसानी से समझता है। माने छोटा बात से अच्छा बच्चा जिसमें पूरा ज्ञान हो उसको आसानी से समझता है। और बी क्यों नहीं हुआ? अमूर्त है, बच्चा अमूर्त चीज को नहीं जानता है, गलत है। सी क्यों नहीं हुआ? रटने वाली बात हुआ इसलिए नेगेटिव हो गया। डी क्यों नहीं हुआ? नहीं, आसानी से समझ कर सार्थक समझ विकसित कर लेता है। तो कोई भी चीज आसानी और कठिन ये सब गलत होता है आप सब, वो भी खंडित बात को। अगला प्रश्न पर आते हैं। कहता है प्रश्न कि निम्नलिखित तकनीकों में रेटिंग स्केल में कौन सा तकनीक का उपयोग होता है? रेटिंग स्केल को क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे, देखेंगे। ठीक है, कल ही हुआ था ये प्रश्न, ये लाइन पूरा हुआ है। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? रचनात्मक का कल हुआ था ना। वार्षिक उपलब्धि परीक्षण माने वर्ष के अंत में जो एग्जाम होता है, यह रचनात्मक आकलन नहीं होता है। क्या होता है? योगात्मक आकलन होता है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन में मानचित्र पढ़ना एक आवश्यक कौशल विकसित करता है, तो वह कौशल कौन है? मानचित्र वाला। देखिए, जीवन में कभी भी मानचित्र रहेगा, उसमें दूरी, दिशा, स्थान रहेगा, तो स्थान, दूरी, दिशाओं के सापेक्ष स्थिति को समझने का कौशल। उत्तर आपका डी पर चला गया। यह प्रश्न भी हुआ था 81 नंबर। एक शिक्षक क्या डूबा, क्या तैरा पानी में, यहाँ पानी होना चाहिए ना, पाती में लिखा हुआ है। क्या डूबा, क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है, तो विद्यार्थी निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा? तो अवलोकन, देखने वाली बात होगा। क्या डूबा, क्या है ना, तैरा, ये तो पूछा गया था ना। अगला है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए, जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रिया कौशल नहीं है? नेगेटिव पूछा गया, इसमें बताइए नेगेटिव कौन है? निर्धारण मत, है ना। निर्धारित वर्ड जो होता है वो नेगेटिव होता है, और नेगेटिव पूछ रहा है। उत्तर आपका चला जाएगा सी पर। अगला प्रश्न है कि ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। कैसा क्रियाकलाप होना चाहिए? तो वास्तविक जीवन वाला, हम बताए थे ना, वास्तविक जीवन, दैनिक जीवन, या बच्चों को बाहरी जीवन से जोड़ने वाला ऑप्शन अगर कभी कह दिया तो वह 100% सही चला जाएगा। ठीक है,
बहुत मजेदार प्रश्न है, उत्तर आपका ए पर चला गया। अगला है, और ये प्रश्न है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों में सही क्रम बताना है। पहले कौन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, है ना। पहले कौन होगा इसमें, पहले होगा योजना बनाइएगा। पहले क्या करिएगा, मान लीजिए सीटेट तैयारियां कर रहे हैं आप, तो पहले तो आप योजना बनाइएगा कि हमको पहले क्या करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, योजना बनाएंगे। 2 नंबर में क्या करेंगे, योजना बनाने के बाद क्या करेंगे, क्रियाकलाप का संचालन करेंगे, है ना। चलिए, क्रियाकलाप का संचालन जब हो जाएगा तो प्रक्रम पर विचार करेंगे कि हम जो संचालन किए हैं वो ठीक हुआ या नहीं हुआ, तो विचार करेंगे। और लास्ट में क्या करने का काम करेंगे, तो बोलिए 1 में क्या, बोलिए सबको, 1 में योजना बनाना, 2 में, 3 में, 4 में दोहराना। उत्तर आपका चला जाएगा सी पर, CABD, है ना, सी होगा। 84 का बी आंसर न होगा, CA तब होगा D और बी वाला ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, सुनिए कि EVS पाठचर्या का आधार वाक्य क्या है। बोलिए हो आप लोग, EVS पाठचर्या का आधार वाक्य क्या है। रचनावाद सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद, कौन होगा। देखिए इसमें दोनों ऑप्शन समाहित है, तो क्यों ना हम मारेंगे सी वाला ऑप्शन, क्या आपका उत्तर चला जाएगा सी पर। हाँ, अगला है, EVS के शिक्षण अधिगम में परियोजना प्रक्रम लाभकारी है, क्योंकि, क्यों लाभकारी है भाई। यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक या सुगमकर्ता बनाता है। परियोजना, इसमें विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है। बच्चे परियोजना वाले भाग एवं क्रियाकलाप से भाग से अभिभूत हो जाते हैं। यह कार्यानुभव और अवसारी चिंतन के अवसर प्रदान करते हैं। कौन मारिएगा आप लोग, लाइव कर रहा है भैया। देखिए, अगर मन लगा के पढ़िए प्रत्येक क्वेश्चन में मजा आएगा। लाभकारी कब होगा, चिंतन वाला जो ऑप्शन रहेगा वो सही जाएगा, अवसर वाला ऑप्शन सही जाता है, तो हम क्या मारेंगे, डी वाला ऑप्शन सही कर देंगे। चलिए, प्रश्न है कि समस्या समाधान में निहित चरणों का सही क्रम बताना है। कि सही क्रम कौन है, पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा। सबसे पहले समस्या को क्या करेंगे, परिभाषित करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले समस्या को परिभाषित करेंगे, और जब परिभाषित कर देंगे तो उसका विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे, तब डी पर चले जाएंगे। तब विश्लेषण हो जाएगा तो भाई उस पर चर्चा चलने लगेगा कि भाई विश्लेषण हुआ कैसे, तब उस पर चर्चा चलेगा। आज जब चर्चा चलेगा तो लास्ट में ना मूल्यांकन होता है, तब परिणाम का मूल्यांकन होगा कि आपका कैसा गया, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए आप लोग। 1 में क्या करेंगे, समस्या को परिभाषित। 2 में बोलिए विश्लेषण। 3 में क्या, और 4 में क्या, परिणाम का मूल्यांकन करना। बहुत अच्छा है। अगला प्रश्न, और ये कहता है कि EVS निम्नलिखित में अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं और संसाधनों के सही समूह का चयन करना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए, क्वेश्चन बोला कि EVS के निम्नलिखित में अधिगम के सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक संसाधन समझते हैं, आपके अगल बगल का ऐसा चीज बताइए जो संसाधन का काम करता है। क्या क्या देखते हैं, बढ़ई को देखते हैं कि नहीं, दुकानदार को देखते हैं कि नहीं,
ये संसाधन का काम करता है। दुकानदार से क्या करते हैं, तेल खरीदते हैं, चीनी खरीदते हैं, नमक, बढ़ई का जो लकड़ी का काम करता है। शिक्षक होगा ही और माता पिता आपके हैं ही। चलिए तो उत्तर आपका हो गया कौन, बी वाला सबसे बेटर। आप कहिएगा नदी, जरूरी नहीं है कि सबके अगल बगल में नदियां ही मिल जाए, क्या विश्वविद्यालय एक ही होता है। अगला प्रश्न, एक जिला में एक ही ना विश्वविद्यालय होगा, कोई कोई जिला में है ही नहीं। अगला प्रश्न, प्रश्न बोला कि अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। फर्स्ट में क्या गलत किया, अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवारजन अधिविन्यास में योगदान दे सकते हैं, तो परिवार को क्यों लेंगे, सत्रीय कार्य के लिए बोला जाता है, परिवार को नहीं शामिल करिए, आप हटाइए इसको। कौन होगा सबसे अच्छा, कौन होगा, डी वाला अधिविन्यास स्वयं के विचारों का, तो स्वयं वाला ऑप्शन मार के आना है, ठीक है। बच्चा अपना विचार स्वयं, है ना, स्वयं के विचारों का निर्माण और उसे स्पष्ट करने में मदद करते हैं। स्पष्ट वाली बात बोला है, आपका उत्तर चला जाएगा डी। बी में आपका क्या गलत है, एकमात्र वर्ड क्या होता है, गलत होता है। और डी में, सी में क्या गलत है, गृह कार्य कभी सही नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए आपका उत्तर चला गया डी पर। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, मान लीजिए आप टीचर है और आपको पता चल जाए कि आपके क्लास का एक बच्चा है बहुत होनहार है, बुद्धिमान है, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाइएगा, बताइए। फर्स्ट बोला कि कोई विशिष्ट परियोजना प्रयुक्त नहीं किया जाए, नहीं वाला मारिएगा, गलत हो गया। बी में क्या गलत है, उच्च, हाँ अब तो आप लोग पकड़ना शुरू किए हैं। सी में क्या गलत है, अलग, ऊंच है, ऊंच ऊंच ऊंच, ऑप्शन देखो, अलग वाला ऑप्शन गलत होता है। उन्हें समृद्ध पाठचर्या का प्रयोग कर पढ़ाया जाना चाहिए, ये सबसे मजेदार है। अब आइए हिंदी पर 106 से, 106 नंबर से गद्यांश पदांश बाद में करा दिया जाएगा, पहले पेडागोजी कर लीजिए। कहता है बोली और लहजे के बारे में कौन सा कथन सही है। बोली और लहजा में क्या भाई सही जा रहा है, बोली वास्तविक भाषा से संबंध रखता है, बात सही है, जबकि लहजा भाषा कैसे बोली जा रही है उस तरीके से संबंधित है। न कहते तुम्हारा लहजा बेकार है, तुम्हारा लहजा खराब है, बोलने का जो तरीका है वो खराब है, ठीक है, तो लहजा जो है वो तरीका से मतलब रखता है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए निपुण भारत की बात करेगा, निपुण भारत की बात करेगा, और यहाँ पे पूछ रहा है निपुण भारत के बारे में, तो तीसरा से लेकर के ना, पहला से लेकर के तीसरा तरह क्लास के बच्चों के लिए चला है योजना, ठीक है, निपुण भारत। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही जाएगा। कहता है निपुण भारत मिशन का उद्देश्य एक ऐसे लक्ष्य को ऐसे लक्ष्य के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिसे वर्ष 2026 से लेकर 27 तक पूरा करना है, और कक्षा 1 से लेकर के 3 तक होना चाहिए, यहाँ पे छूट गया है। 3 में साक्षरता के लक्ष्य इस तरह रखे गए हैं कि बच्चे, याद रखिएगा इसका आंसर, आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ सामग्री में आए कम से कम 4-5 सरल शब्दों वाले छोटे वाक्य को पढ़ पाए। अब इस समझ में नहीं आ रहा है आप लोग को, थोड़ा सा एक लाइन में सुन लीजिए, याद रहेगा। निपुण भारत कहता है कि 4 से 5 वाक्य बच्चा को पढ़ने आना चाहिए। निपुण भारत एक योजना चल रहा है भारत सरकार का, ठीक है, जिसमें बच्चा कौन क्लास का होता है, पहला से लेकर तीसरा क्लास का बच्चा होता है, और इसका लक्ष्य क्या है कि 4 से 5 सरल वाक्य बच्चा कम से कम पढ़ना जाने। निपुण भारत का यही लक्ष्य है। कब तक चलेगा ये लक्ष्य, 2026 से 27 तक चलने वाला है, ठीक है,
उत्तर आपका बी पर चला गया। नेक्स्ट कहता है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन करना है, उसे इसके लिए किस गतिविधि का संचालन करना चाहिए? कौन सा गतिविधि का संचालन करेगा जिससे कि श्रवण कौशल बेटर हो जाएगा, माने सुनने वाला कौशल बेटर होगा? बताइए कौन होगा? पढ़ी गई सामग्री में शब्दों के अर्थ बताने के लिए कहना, सुनेगा ये नहीं तो क्या करेगा? सुनाई गई कहानी पर चित्र बताने के लिए कहना, ये बेटर होगा। चित्र से अच्छा करेगा ना, क्योंकि बच्चा अच्छा से सुना होगा तब ना उसका चित्र बना पाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालिका अपनी पसंद की कहानी की पुस्तक पढ़ रही है, इस प्रकार के पठन को क्या कहिएगा? माने एक बच्चा है, चाहे आप ही को हम मान लेते हैं, आप अपना पसंद का कहानी पढ़ रहे हैं, तो बताइए आप बारीकी से पढ़ रहे हैं कि गहन पढ़ रहे हैं कि सरकारी तरफ से पढ़ रहे हैं कि विस्तृत पढ़ रहे हैं? बताइए। आप अपना पसंद का कहानी पढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप विस्तृत रूप से पढ़िएगा। अपना पसंद का पढ़िएगा ना तो पूरा विस्तृत रूप से पढ़िएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा 4 की अध्यापिका प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है, लेखन पूर्व गतिविधि के दौरान वह किस युक्ति का अनुसरण करती है? 110 का बताएं। क्या कह रहा है क्वेश्चन सुनिएगा। एक चौथा क्लास के अध्यापिका है ना, प्रक्रिया आधारित लेखन उपागम का प्रयोग कर रही है और लेखन के पहले माने लिखने के पहले गतिविधि करवा रही है। तो गतिविधि करवाना बोले तो उसे मानस मंथन करवाना कहलाता है ना। माइंड में पहले ही बता रही कि ऐसे ऐसे काम करना है, इसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। लिखिएगा, अगर लिखना चाहेंगे तो इसको लिख लीजिए। कैसे लिखिएगा? मानस मंथन या ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? तो आंसर में लिखिएगा लेखन पूर्व गतिविधि। ये आपका कीवर्ड बन जाएगा, टैग वर्ड। अगला प्रश्न है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के साथ बोध पर कार्य कर रही है, वह किस युक्ति का अनुसरण कर रही है? बोध पर काम कर रहा है तो कौन सा चीज का वो अनुसरण कर रही है? 111 का उत्तर करे तो हम आपको डायरेक्ट उत्तर पर ले जाते हैं। पढ़ी गई पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न करना है ना। बोध पर प्रश्न कब होता है? तो पढ़ा गया सामग्री पर ही प्रश्न पूछ दिए तो बोध वाला हो जाता है। ठीक है। हाँ, फर्स्ट में क्या है? कठिन गलत है। डी में क्या गलत है? याद करवाने वाली बात गलत है। और डी में क्या गलत है? संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना। रेखांकित वर्ड गलत होता है, माने घेरा लगाना। घेरा लगाने वाला वर्ड गलत होता है। तो सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर चला गया। चलिए अगला प्रश्न है 112 नंबर। एक पठन संबंधित गतिविधि जिसमें विद्यार्थी पाठ्य पुस्तक सामग्री के विभिन्न हिस्से को सुनते पढ़ते हैं, तत्पश्चात कार्य को पूरा करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, यह क्या कहलाएगी? सूचना का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? जिज्ञासा श्रुत लेख ना। सबसे बेटर है। प्रवाह वाला ऑप्शन कभी भी सही नहीं मारिएगा। ठीक है। अब मुक वर्ड गलत होता है, मुक। अगला है निपुण भारत आ गया और इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपसे पूछ दिया। होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। कौन होगा? बी वाला ऑप्शन। निपुण का फुल फॉर्म होता है एन से होता है नेशनल, आई से होता है इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी, माने पी से प्रोफिशिएंसी, इन रीडिंग
विथ, यू से हो गया अंडरस्टैंडिंग, और एन से हो गया एंड न्यूमरेसी। बी पर चला जाएगा, इसको याद रखना पड़ता है फुल फॉर्म को। अब कितने नंबर पर जाए? 114 नंबर मोबाइल में गया है आप लोगों का? हाँ, 14 नंबर प्रश्न है कि एक शिक्षार्थी ने, सुनिएगा ध्यान से कहानी के तौर पर, अध्यापक द्वारा दिए गए भाषा कार्य अपने सहपाठी या व्यस्क की मदद से पूरा करना है। वह इस कार्य को बिना मदद के किस सीमा तक कर सकती है और कितना अपने व्यस्क और अधिक सक्षम सहपाठी की मदद से कर सकती है। इन दोनों के बीच अंतराल को क्या कहा जाएगा? देखिए यहाँ पे बोला है कि मदद करना, तो निकट में जो रहेगा वही ना मदद करेगा। क्या आपके निकट में जो बैठा है वही ना मदद करेगा भाई? तो क्या होगा? निकटस्थ विकास के अंतर्गत ये आता है। उत्तर आपका चला गया डी पर। नेक्स्ट है, कहता है कि मुद्रित समृद्ध परिवेश का सृजन भाषा अधिगम में मदद करता है। कक्षा में इस प्रकार के परिवेश सृजन के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? बड़ा गर्दा उड़ रहा है हो। चलिए, अध्यापक को क्या करना चाहिए ये बताना है। तो विद्यार्थियों को पुस्तक और अन्य पाठ्य पुस्तक सामग्री के अवसर देने चाहिए। अवसर वाला ऑप्शन मारिएगा, आपका उत्तर चला गया ए नंबर पर। सोलह नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा क्रम भाषा अर्जन के चरणों का सही क्रम है? भाषा अर्जन कैसे होता है? तो देखिए, एक छोटा सा बच्चा होता है जो जन्म लेता है तो पहले बलबलाता है, ठीक है, तब दो गो वाक्य बोलता है, पापा या मम्मा बोलता है ना। उसके बाद एक शब्दीय चरण बोलता है, तब संक्षिप्त वाक्य बोलता है, माँ, छोटा सा वाक्य बोलेगा। तो पहले क्या करेगा? बलबलाएगा, तब क्या करेगा? दो शब्द बोलेगा, तब एक शब्दीय वाक्य का चरण करेगा, तब संक्षिप्त वाक्य, है ना। आपका उत्तर चला जाएगा ए पर। नेक्स्ट है, और 17 नंबर प्रश्न है, यह विचार कि मनुष्य सहजता भाषा अर्जन और उपकरण के साथ जन्म लेते हैं, तो ये बात किसने कहा? चमस्की ने बोला है कि बच्चा के अंतर्गत, बच्चा जो होता है वह जन्मजात भाषा अर्जन करने की क्षमता होती है, तो चमस्की साहब बोले हैं। नेक्स्ट है कि नए शब्द समझती है और उनका प्रयोग करती है, यह रूब्रिक्स किसका आकलन करेगा? शब्द भंडार का। नया शब्द किस में आता है भाई? तो शब्द भंडार में आता है, ठीक है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में कौन सी गतिविधि बच्चों के वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिए? 119 नंबर, पढ़े गए पाठ को शब्दों के अर्थ बताओ, है ना। वाचन कौशल के आकलन हेतु प्रयोग नहीं किया जाता है कि पढ़े गए पाठ के शब्दों के अर्थ बताओ, तो बच्चा खुद से नहीं बता पाएगा, है ना। इसलिए आपका उत्तर ए पर चला गया। और अंतिम प्रश्न है आज का, कहता है कि वह कौन सा भाषा है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है, यह भाषा बोलने और समझने के तरीकों को प्रभावित करता है? बताइए, भाषा बोलने में जिसको कठिनाई हो उसको क्या होगा? अफेजिया। क्या होगा? अफेजिया। अफेजिया कहीं दिया हुआ है? डिस्फेजिया दिया हुआ है, उसी को कहते हैं भाई अफेजिया या डिस्फेजिया। उत्तर आपका चला जाएगा बी पर। अगर आपसे पूछेगा ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? डिस्प्रेक्सिया। इसमें पूछेगा क्या होता है, तो गति विकार। अब डिस्पेजिया क्या होगा? बोलने में कठिनाई।
ए सी वाला नहीं होता है। डिस्कैलकुलिया क्या होता है? तो गणित में कठिनाई, है ना। आज समाप्त हुआ इतना ही।